नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस जो आज आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आज के बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समानता का क्या अर्थ है। अगर आपने प्रस्तावना को पढ़ा होगा बच्चों, वहां पे एक वर्ड आता है समानता, तो इसका अर्थ क्या होता है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है, अवसरों की समानता। क्या होता है इसका अर्थ, अवसरों की समानता होता है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। तो देखिए बच्चों, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न एवं समाजवादी, यहाँ पे नमाजवादी मिसप्रिंट हो गया है, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्द लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है। तो देखिए बच्चों, प्रस्तावना ने भारत को लोकतांत्रिक बनाया है। इसका अर्थ है कि लोगों, यहाँ पे लोगों नहीं लोगों होगा, ठीक, मिसप्रिंट हो गया है, लोगों में सत्ता का वास है जिसका प्रयोग उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपा गया है। ऐसी व्यवस्था सत्ता शासन को सीमित व उत्तरदायी बना देती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए ये हो गया जो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक जो वर्ड है बच्चों उसका अर्थ हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, सो आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके एक बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएंगे, ठीक है बच्चों, प्रस्तावना से रिलेटेड करके। तो इसको आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए, रटने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। तो देखिए बच्चों, संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ सर्वधर्म मानव भाव का सूत्र लागू किया गया है। धर्म या जाति के आधार पर नागरिकों को दबाव नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे दबाव मिसप्रिंट हो गया, दबाव होगा, ठीक है, दबाव नहीं दिया जा सकता है। अंतःकरण या धर्म या आस्था की स्वतंत्र सुनिश्चित की गई है। मतलब आप कोई भी धर्म मानिए, यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। यही पंथ निरपेक्ष का अर्थ है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है कि संविधान में वर्णित गणतंत्र का क्या अर्थ है। देखिए बच्चों, गणतंत्र में राज्य की अध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। उसका कार्यकाल निश्चित होता है। उसका पद क्या होता है बच्चों, वांछुनागत नहीं होता है। कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। जिस प्रकार से भारत क्या है, एक गणतंत्र देश है, लेकिन आपका गणतंत्र भी है लोकतंत्र भी है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड आपका क्या है, गणतंत्र देश नहीं है। वहां पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है बच्चों, राष्ट्रपति का पद जो है वहां पे राजा रानियों के पास है। वो देश लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या होता है, जो देश का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो देश का प्रधानमंत्री जिसके हाथों में सारी शक्तियां होती है बच्चों, उसका तो चुनाव तो जनता के द्वारा होता ही होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति का, जहां पे जो देश में राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, हो रहा है, वो पद वंशानुगत नहीं है, उसी को गणतंत्र माना जाता है, ठीक है। हल्का सा डिफरेंस है लोकतंत्र और गणतंत्र में, ठीक है बच्चों। आपका जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं इंग्लैंड क्या, वहां पे राजा रानियों का शासन चलता है। मतलब वहां प्रधानमंत्री तो चुनाव के द्वारा बनता है, लेकिन वहां पे जो पद है बच्चों राष्ट्रपति का, जिस प्रकार से हम लोग का यहाँ राष्ट्रपति क्या है, एक तरह से पुतला टाइप का है, ठीक है। तो वहां पे जो राष्ट्रपति का पद है वो राजा रानियों के पास है, ठीक है। तो वहां का जो पद है वो वांछुनागत है, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो गणतंत्र का मतलब ये हो गया, लोग आपका चुनाव तो सरकार का होगा ही होगा, लेकिन जो राष्ट्रपति का पद है वो वांछुनागत होगा, वहां गणतंत्र नहीं होगा। जहां पे वांछुनागत नहीं होगा वहां पे गणतंत्र होगा। देखिए बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन हो गया ना। देखिए कि समाजवाद पूंजीवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, ये इसकी व्याख्या करना है कि जो समाजवाद है बच्चों वो पूंजीवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है, इसकी व्याख्या आपको करना है। तो देखिए बच्चों, औद्योगिक क्रांति के समांतवाद की जगह पूंजीवाद स्थापित किया। पूंजीपतियों ने बड़े उद्योग स्थापित किए ताकि आधिकारिक माल किया जाए, आधिकारिक माल का उत्पादन हो तथा उसे बेचकर आधिकारिक लाभ यानी कि अत्यधिक लाभ कमाया जा सके। इसलिए उन्होंने कच्चे माल की खरीद कर पक्का माल बनाया तथा दुनिया के बाजारों पर हावी हो गए। इसी इसी खातिर उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर श्रम को लगाया और सर्वाहार का नया वर्ग पैदा किया। पूंजीपतियों ने श्रमिक वर्ग का शोषण व उत्पीड़न किया। समाजवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। यदि एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्शल ने पूंजीवाद का समर्थन किया तो मार्क्स व एंजेला ने
वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादित किया। देखिए मार्क्सवादी विचारधारा का अगर आपने पढ़ा होगा बच्चों, मार्क्सवाद का सिद्धांत को पढ़ा होगा, तो क्या करते थे, जो पूंजीपतियों का है, ठीक है, जो पूंजीपति अर्थव्यवस्था है उसको क्या करते थे, विरोध करते थे, और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते थे। ठीक है, उसका कहना कि जो पूंजीपति है वो क्या हो रहा है, जो समाज में आर्थिक समानता है उसका रेफरेंस को बढ़ा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। जबकि जो एडम स्मिथ था, रिकार्डो था, मार्शल था, ये क्या थे, पूंजीवाद का समर्थन करते थे बच्चों। देखिए यह दूसरी बात है कि कुछ लेखकों ने इस वैज्ञानिक समाजवाद से असहमत होते हुए ये भी एक नए प्रकार का समाजवाद दिया। इसलिए समाजवाद में अनेक रूप से आए, जैसे अनेक रूप सामने आए, जैसे जर्मनी का विकासवादी समाजवाद तथा ब्रिटेन का फेबियानावाद, जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। तो क्लियर है बच्चों, तो समाजवाद पूंजीवाद के खिलाफ इस प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, इसका हम लोगों ने व्याख्या किया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि समाजवाद के पक्ष में 4 तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए बच्चों, समाजवाद के पक्ष में 4 तर्क यहाँ पे आपको देना है। तो देखिए समाजवाद और पूंजीवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, इसके जो पक्ष है बच्चों वो निम्न 4 तर्क दिए जा सकते हैं। दो देखिए, पहला देखिए कि यह व्यक्ति के हित में समाज के हित में तले रखता है। क्या होता है, यह व्यक्ति के हित में और समाज के हित में क्या करता है, तले रखता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है बच्चों कि यह वस्तुओं के उत्पादन व वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण का समर्थन करता है, ताकि जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण व उत्पीड़न से उसको क्या हो, बचाया जा सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों कि यह सामाजिक न्याय की कामना करता है, ताकि समाज में समानता हो तथा राज्यों के निर्धनों, पिछड़े लोगों या दुर्बल वर्गों का कल्याण का काम करे। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है बच्चों कि यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहता है जिसमें मानव जीवन के शानदार मूल्यों का प्रचलन हो। मतलब ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहता है जिसमें मानव जीवन के शानदार मूल्यों का प्रचलन हो, मतलब अच्छे से कल्याण से लोग जी सके, अच्छी क्वालिटी जीवन जी सके, गरीबी भी ना जी सके, ठीक है, लोगों का कल्याण हो। क्लियर बच्चों, तो ये आपके 4 तक थे समाजवाद के पक्ष में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या क्षेत्र है। तो देखिए बच्चों, तो राजनीतिक क्षेत्र, सिद्धांत के क्षेत्र देखिए बच्चों, राजनीतिक विज्ञान राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। यह अध्ययन बहुत बड़ा है क्योंकि इस विषय में छात्र को यह देखना पड़ता है कि राज्य अतीत में कैसा रहा, वर्तमान में कैसा है तथा भविष्य में उसे कैसा होना चाहिए। देखिए राजनीतिक विज्ञान और राज्य जो शासन का अध्ययन होता है बच्चों, उसमें क्या देखना पड़ता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा राज्य पहले कैसा था, मतलब उसका अतीत का मतलब हो गया मतलब भूत में काल में उसका कैसा था, वर्तमान में वह कैसा है, ठीक है, और भविष्य में उसे कैसा होना चाहिए या कैसा हो सकेगा। इसके अतिरिक्त इसमें मानव व्यवहार, राजनीतिक घटनाओं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं नवीन अवधारणाओं का भी अध्ययन किया जाता है। क्लियर बच्चों, ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान के ये अध्ययन के 2 लाभ लिखे, 2 लाभ लिखे, यानी कि आप लोग यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़े ना, तो इसका क्या लाभ है वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए बच्चों, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के 2 लाभ इस प्रकार है। देखिए पहला है बच्चों, पहला लाभ है कि राजनीतिक विज्ञान का मुख्य विषय राज्य और सरकार है। इसके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि राज्य का उदय कैसे हुआ, राज्य के उद्देश्यों एवं उसके पूर्ति के तरीकों का भी जानकारी देती है। इस प्रकार सरकार के अंगों, कार्यों एवं उनके संबंधों का भी ज्ञान होता है। मतलब देखिए बच्चों, राजनीतिक विज्ञान का मुख्य में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राज्य के बारे में पढ़ते हैं, सरकार के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग यह ज्ञात करते हैं कि राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ, इसका आरंभ किस प्रकार से हुआ, इसका उद्देश्य क्या था एवं इसके उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार से की जा सके। क्लियर है बच्चों, इससे हमारे क्या होता है, राज्य सरकार के अंगों एवं उसके कार्यों के संबंधों का भी ज्ञान होता है। दूसरा देखिए बच्चों, ये विभिन्न देशों के संविधानों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है। राजनीतिक विज्ञान लोगों को उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों की जानकारी देता है बच्चों। जैसे हम विभिन्न देशों के संविधानों के नागरिक पढ़ेंगे बच्चों, तो देखो वहां पे क्या पता चलता है, नागरिकों के अधिकारों एवं उसके क्या क्या कर्तव्य है उसमें उल्लेख रहता है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान लोगों को उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है कि आपका क्या कर्तव्य है और क्या आपका अधिकार है। अगर आप संविधान को नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो हमारा मौलिक अधिकार पता चलेगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में पता चलेगा नहीं ना, पता चलेगा। तो ये राजनीतिक विज्ञान में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आप राजनीतिक व आर्थिक न्याय से क्या समझते हैं। देखिए बच्चों, न्याय मात्र, इसके उत्तर को देखिए, न्याय मात्र कानूनी मामला नहीं है, इसके राजनीतिक व आर्थिक आयाम भी है।
राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि लोगों को वोट देने, चुनाव लड़ने, लोक सेवा प्राप्त करने, शांतिपूर्ण तरीके से शासन का समर्थन या विरोध करने के अधिकार प्राप्त है। देखिए बच्चों, राजनीतिक व आर्थिक इसके आयाम है, ठीक है। राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है कि वोट देना है, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से शासन या समर्थन का विरोध करने का अधिकार प्राप्त हो, यह क्या हो गया बच्चों, ये राजनीतिक न्याय का अर्थ हो गया। इसका यह भी आशय है कि ये सभी लोगों को कानून की समझ समान माना जाए तथा स्वेच्छाचारी शासन वर्जित किया जाए। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि ये राज्य गरीबी व बेकारी जैसे दोषों को दूर करके धनी एवं निर्धन लोगों के बीच की खाई को कम करे। मतलब जिस तरह से हमारे समाज में क्या है बच्चों, अभी गरीबी बढ़ते जा रहा है, गरीब गरीब होते गए, अमीर अमीर होते जा रहा है, अडानी अंबानी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। कई प्रकार के मतलब जितने भी अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहा है। तो सरकार का यह काम है बच्चों, शासन का यह काम है हमारा कि जो गरीबी है, बेकारी, उसे दूर किया जाए और जो अमीर और गरीब के बीच खाई है उसे क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, कम किया जाए। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं दो परंपरागत एवं दो आधुनिक विद्वानों के नाम लिखें। तो आधुनिक विद्वान कौन कौन है बच्चों, डेविड ईस्टन और लासवेल। ये क्या है बच्चों, आधुनिक जो आपके विद्वान है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के, ठीक है। ये डेविड ईस्टन और लासवेल, 2-3 बार बोलिए, डेविड ईस्टन, लासवेल, डेविड ईस्टन, लासवेल, आदि हो जाएगा। उसके परंपरागत के कौन है बच्चों, हॉब्स और प्लेटो। ये क्या है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के ये विद्वान है। क्लियर है। उसके बाद देखिए पॉलिटिक्स शब्द की रचना किसने किया। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है कि पॉलिटिक्स शब्द की रचना किसने किया था, अरिस्तु ने किया था। अरिस्तु ने नगर राज्य, जो राज्य का मतलब क्या होता है, पुलिस होता है, ठीक है, यूनानी भाषा में, और शासन व्यवस्था पॉलिटी से मिलकर के पॉलिटिक्स शब्द की रचना की। किसने किया था बच्चों, अरिस्तु ने किया था। उसके बाद देखिए स्टेट यानी कि राज्य शब्द का उदय किससे हुआ। तो देखिए बच्चों, मैकियावेली ने रोमन भाषा के शब्दों स्टेटो व स्टेटी का प्रयोग करके स्टेट शब्द का निर्माण किया है, जिसका अर्थ क्या होता है, राज्य होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, प्रस्तावना शब्द संविधान का क्या है, सार है। इनमें उसके प्रावधानों का निचोड़ रखा हुआ है। इसके दो महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला क्या लक्षण है बच्चों कि यह जो है यह भारत के प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है। दूसरा जो है बच्चों कि यह समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को वरदान सुरक्षित करता है, ठीक है। ये किसी समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य क्या करता है, भारत को घोषित करता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को घोषित करता है। और यह जो है बच्चों संविधान की प्रस्तावना का, तो संविधान की में जो प्रस्तावना का जो लक्षण है, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं, ये हमें क्या बताता है कि समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के वरदान को यह क्या करता है, सुरक्षित करता है। बच्चों ये क्या हो गया, मुख्य लक्षण हो गया प्रस्तावना का। अब देखिए बच्चों 14वां प्रश्न है कि विकास क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। देखिए कि विकास का साधारण अर्थ वृद्धि या प्रगति है। क्या है बच्चों, विकास का साधारण अर्थ वृद्धि या प्रगति है। अगर आप वृद्धि कर रहे हैं किसी क्षेत्र में तो प्रगति कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपका विकास हुआ है। या बेहतरीन दिशा में परिवर्तन है, तो इसका क्या अर्थ है बच्चों कि बेहतरीन दिशा में परिवर्तन। विकास जीवन के किसी क्षेत्र में हो सकता है यदि लोगों का रहन सहन स्तर क्या ऊंचा हो, साक्षरता दरें ऊंची हो, पुरानी रूढ़ियों की जगह नई परंपराएं स्थापित हो, तो उसे सामाजिक विकास कहते हैं। तो विकास कई प्रकार से हो सकता है। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो आपका भी विकास हो रहा है। अगर आपके रहन सहन में, ठीक है, खाना पीना में की दर क्या हो रही है, उच्च स्तर पर हो रही है, ठीक है, मतलब ज्यादा खाना नहीं खा रहे हैं। पहले आप थोड़ा सड़ा हुआ भिंडी ले आते थे, खाते थे, ठीक है, निम्न क्वालिटी के खाना खाते थे, माड़ा भात खाते थे, ठीक है, माड़ा भात समझ रहे हो ना, माड़ा भात खाते थे, चोखा खाते थे, ठीक है। अभी आप दाल भात, सप्ताह में 2 बार चिकन मटन खा रहे हैं, ठीक है, पनीर खा रहे हैं, बड़े बड़े डिश खा रहे हैं, बड़े बड़े होटल में खा रहे हैं, तब भी क्या कहा जाएगा कि आपका विकास हुआ है, ठीक है। अधिक उद्योग धंधों की संख्या बढ़ती है, उत्पादन अधिक होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, आर्थिक विकास कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा नोट कीजिएगा बच्चों, मैंने पिछला वीडियो में अधिकार को पढ़ाया था, ठीक है, चैप्टर को, लेकिन वहां पे मौलिक अधिकार में 6 प्रकार का मौलिक अधिकार होता है ना, तो कौन से मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है वो मैंने आपको बताना भूल गया था, ठीक है। यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और बोलिए। समानता का अधिकार, बोलिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से कहां तक है, 18 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से
18 तक है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है बच्चों वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद कौन से तक है? अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 24 14वां जो सॉरी चौथा जो मौलिक अधिकार है बच्चों कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है ये अधिकार। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, तो ये कौन से अनुच्छेद में है बच्चों? 29 और 30 में। जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है, मौलिक अधिकार है बच्चों, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। उसके बाद जो छठा मौलिक अधिकार है बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसमें बच्चों? अनुच्छेद 32 में। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? तो किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है बच्चों? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, ये आपका मौलिक अधिकार है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अर्थ बताइए, यानी कि क्या अर्थ होता है स्वतंत्रता का, तो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी, क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में? लिबर्टी कहा जाता है। यह शब्द लेटिन भाषा के किससे बना हुआ है? लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? पूर्ण स्वतंत्रता होता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता जो है बच्चों अंग्रेजी वर्ड लिबर्टी से बना है, जो स्वयं खुद लेटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्रता होता है। क्लियर है बच्चों? ये आखिरी प्रश्न है आपका। देखिए कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन के क्षेत्र बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसी को घुमा करके पूछेगा कि राजनीतिक सिद्धांत के विषय वस्तु से आप क्या समझते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र क्या है? ठीक है, 3 तरह से ये प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो देखिए बच्चों कि राजनीतिक विज्ञान राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। यह अध्ययन बहुत बड़ा है क्योंकि इस विषय के छात्र को यह देखना पड़ता है कि राज्य अतीत में कैसा था, वर्तमान में कैसा था। ये हो गया है क्या? हाँ रिपीट हो रहा है बच्चों, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, शायद रिपीट हो रहा है। मिस प्रिंट हो गया, मतलब मिस टाइप हो गया, फिर से टाइप हो गया, रीटाइप हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों विकास चैप्टर से। ठीक है, डेवलपमेंट जो चैप्टर है उससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा बच्चों, जिस प्रकार का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे पढ़ने वाले कुछ सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की चर्चा करें। विकास तो सभी देश कर रहा है, लेकिन विकास का जो तरीका अपनाया जा रहा है, फैक्ट्रियों से गंदगी निकल रही है, प्रदूषण हो रहा है, तो इससे पर्यावरण और समाज में क्या प्रभाव पड़ा है उसका वर्णन करना है बच्चों। और ये 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अनेक देशों में विकास संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके अच्छे व बुरे परिणाम को देखे जा सकते हैं। देश की तरक्की हो रही है, समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, रहन सहन का स्तर ऊंचा हो रहा है, साक्षरता की दर बढ़ रही है, भयानक रोग का निराकरण हो रहा है आदि। लेकिन समाज व पर्यावरण में इन क्षेत्रों में विकास के दुष्प्रभावों को भी देखा जा सकता है। हम लोग तो प्रगति कर रहे हैं, ठीक है, देश तरक्की की राह पर चल रहा है, समाज में आधुनिकीकरण हो रहा है, रहन सहन जो है बच्चों ऊंचे स्तर पर हो रहा है, लेकिन इसके जो पर्यावरण के क्षेत्र में इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। ठीक है, सामाजिक दुष्प्रभाव भी हो रहा है। तो देखिए क्या क्या हो रहा है। पहला है बच्चों कि सामाजिक क्षेत्रों में बड़े बांधों से बनने और उद्योगों से स्थापित होने के कारण लोग अपनी जमीन व घरों से हटाए जा रहे हैं। बांध बनता है तो उसके आसपास के लोगों को क्या करता है? विस्थापित करके दूसरी जगह बसा दिया जाए। तो कहीं पे बड़ा उद्योग लग जाता है तो वहां से लोगों को हटा करके दूसरी जगह क्या किया जाता है? बसा दिया जाता है। वे विस्थापितों की तरह जीवन यापन करते हैं। जब वे किसी अन्य स्थान पर बसते हैं तो उसकी परंपराएं टूटने लगती है तथा मूल्य व्यवस्था भी चली जाती है। उन्हें अंततः स्थानों पर सामाजिक भेदभाव से निपटना पड़ता है बच्चों। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों कि पर्यावरण क्षेत्र में विकास के कार्यों से प्रदूषण फैलता है। पीने, ये पहले हम लोग देखे ना सामाजिक, अब देख रहे हैं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा हम लोगों ने 1 नंबर में देखा, अब हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए बच्चों जो प्रदूषण फैलता है, ठीक है, पीने के पानी प्रदूषित हो रहे हैं, वायु की शुद्धता कम होती जाती है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, बाढ़ आती है, वर्षा कम हो जाती है तथा तापमान बढ़ जाते हैं। कारखाने विषैले पानी छोड़ते हैं जिससे नदियों की पानी गंदा हो जाती है। विषैले गैसों के रिसाव से वायुमंडल भी प्रदूषित होता है। मतलब प्रदूषण के बारे में आपको लिख देना है किस प्रकार से पर्यावरण दूषित हो रहा है। ऐसे दुष्प्रभाव को देखते हुए विकास की जगह पोषणीय विकास की विषय को अपनाना का महत्व धारणा कर लेना चाहिए। तो क्लियर है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करवाया। हो सके तो वीडियो अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को और बार देख लीजिए आप लोग। इससे पहले भी आपका इंपॉर्टेंट वीडियो का
आपका क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन आतो न्यूज के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।